नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ या त्रिभुज असमीकरण प्रूव की थी। उसके बाद मैंने आपको एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था या गुणांक के बारे में बताया था। मैंने आपको इनमें ये जो चीज़ें हैं इनको पढ़ने के लिए भी बोला था, क्योंकि इनका यूज़ जो है वो आगे आएगा। एम्पलीट्यूड से रिलेटेड मैंने आपको ग्राफ बताए थे और कहाँ जो थीटा है वो पॉजिटिव नेगेटिव पाई में से माइनस होगा, सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको 4 एग्जांपल बताए थे, ताकि हम थीटा की जो वैल्यूज़ है जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें 4 जो पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके हिसाब से पहले में थीटा पॉजिटिव, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई माइनस का पाई माइनस थीटा और चौथे में माइनस का थीटा। तो इन चारों पे आधारित 4 एग्जाम्पल्स हैं, तो आज मैं उन्हें करवाऊंगा। इसके बाद गुणांक पर एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम करेंगे। तो पहला जो था वो था z इज इक्वल टू 1 प्लस में आइटा रूट 3, यानी यहाँ पे जो थीटा है वो रहेगा tan इनवर्स y ओवर x, ये हमें फाइंड करना होता है। यहाँ पे ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा y, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू रूट 3। तो tan इनवर्स ये जो है रूट 3 ओवर में 1 हो गया और इसकी वैल्यू जो है पाई बटा 3 होती है। इसके बाद b जो है इसमें, जिसमें कि माइनस का 1 प्लस में आइटा रूट 3, यानी जो दूसरा पार्ट है उसमें ये माइनस का x और प्लस का y होता है। तो उसे हमें पाई में से माइनस करना होता है, पाई में से थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस करनी होती है। तो हम थीटा की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स रूट 3 अपॉन में 1, ये जो यहाँ पे फाइंड करी थी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। पाई माइनस थीटा करना होता है और ये पाई में से पाई माइनस का थीटा पाई बाई 3, ये जो वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ पे रखी। 2 पाई बटा 3 मुझे यहाँ पे मिल गया। सी, जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे, जिसमें z इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस में आइटा रूट 3 होगा। तो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बाहर आएगा, पाई माइनस में थीटा यानी tan इनवर्स रूट 3 ओवर में 1। थीटा इज इक्वल टू माइनस का ये बाहर पड़ा रहेगा और पाई माइनस में पाई बाई 3, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 2 पाई बाई 3 आ गई है। उसके बाद है डी, z इज इक्वल टू 1 माइनस में आइटा रूट 3, यानी जो y है वो नेगेटिव हो तब। तो उसमें जो है थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स, यानी माइनस का थीटा करना होता है हमें, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं हम और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास पाई बाई 3 आ गया, क्योंकि tan साइन और कोसेक इनमें जो है माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। अब नंबर 1 प्रकार के उदाहरण जो कि एम्पलीट्यूड पे आधारित है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इनका यूज़ होगा आगे। अगर इनका यूज़ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो ये रहा, हमें इन्हें प्रूफ करना होगा। ऐसे मैंने लिख रखा है, बुक में काफ़ी कठिन दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि जल्द से जल्द चैनल पे मोनेटाइजेशन लागू हो सके, ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो सके। हमारा जो 3rd ईयर का सिलेबस है वो बस कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 4 चैप्टर इसके रह गए हैं और एक जो है OT बुक वाली बुक वो रह गई है। और वीडियोस को 2nd ईयर के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। और ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, चाहे वो पहले के एग्ज़ाम बुक में जो सवाल है या इस बुक में जो सवाल है, वो सिर्फ BSc से रिलेटेड भी नहीं है। थोड़े टाइम पहले BTech का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे सवाल भेजे थे, तो मैंने बुक से ढूंढकर 1-2 सवाल तो जो बुक से थे वो बिल्कुल सेम थे, वो मैंने उनको
जो मैं नोट्स है उनकी फ़ोटो भेजी थी। तो आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, क्योंकि कई बार हमें जो है ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो कम से कम वो उन्हें सजेस्ट तो कर सकते हैं वीडियोस के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम इन एग्जांपल्स की बात करते हैं, जिसमें पहला है एम्पलीट्यूड जेड माइनस एम्पलीट्यूड माइनस का जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी भी उनका यूज़ होगा, तो उनमें दो चीज़ें तो ये रही यहाँ पे है, और इन दो चीज़ों को प्रूव करने के लिए उसी में से एक चीज़ का भी यहाँ पे यूज़ होगा, जो कि ये वाली लाइन है। तो अभी हम शुरू करते हैं। मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। अभी मेरे चैनल पर वैसे तो 2 दिन पहले 101 सब्सक्राइबर थे, लेकिन पता नहीं किसने चैनल एक जो सब्सक्राइबर है उन्होंने चैनल अनसब्सक्राइब कर लिया। तो हो सकता है उसमें मेरी कोई मिस्टेक हुई हो, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। और जो टोटल व्यूज़ है, कुल व्यूज़, वो 4300-400 के अराउंड है, और जो वॉच टाइम हावर है वो लगभग 118 घंटे कुछ ऐसा सा है। तो एक साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम हावर चाहिए होता है। मेरी वीडियोस में वॉच टाइम हावर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं, क्योंकि आधा घंटा की एक वीडियो आराम से होती है। अभी मैं छोटी वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट का मन वैसे ही पढ़ने में नहीं है, तो शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ। पहले की जो वीडियोस है वो कम से कम आधा घंटा या 27-28 मिनट की इतनी वीडियो तो मेरी होती है, ठीक है। और जो वैसे तो मेरी अभी तक जितनी भी वीडियोस है उसमें किसी भी वीडियो ने 100 जो व्यूज़ है वो क्रॉस नहीं किए, लेकिन एक फंडामेंटल थ्योरम शायद अंतरकलन के मूल प्रमेय उस पर है 97 व्यूज़। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों की हेल्प होगी। आप लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा इस कोविड में, और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी हमें फेस करनी पड़ी थी लास्ट ईयर। तो तभी से मैंने सीखा कि मैं भी जो है सभी की हेल्प करूँगा। तो प्लीज़, और कल ही मैंने एक ऑल स्टेट में जो एग्ज़ाम है भारत में जिन जिन राज्यों में 10th-12th के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे उस पर एक वीडियो डाली थी, तो उसे भी आप देखिए। अपने फ्रेंड्स, अपने छोटे भाई बहन को बताइए कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे या नहीं होंगे, आप किस राज्य से हैं, ये भी कमेंट करके बताइए। और मेरी 2 दिन पहले वाली वीडियो में एक जो व्यूवर है उन्होंने कमेंट किया था, तो प्लीज़ आप रिप्लाई तो कीजिए। मुझे बुक का वैसे पता नहीं चल रहा, अगर उस पर कुछ लिखा हो, मतलब जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड वगैरह आ गया, तो मैं जो है पता लगा सकता हूँ कि हाँ ये जो है कॉम्प्लेक्स का सवाल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बुक का, लेकिन उसमें ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ बुक भी कमेंट कीजिए भी कौन से बुक का, उसमें पता तो मुझे भी है कि वो 3rd ईयर का है, आपने तभी वहाँ पे कमेंट में लिखा होगा। और कुछ जो है मैंने उसमें आपको करवाए हुए हैं, तो आप जो है विज़िट कीजिए। मैंने चैनल पर जो चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड जेड और नेगेटिव जेड का यूज़ करना, और प्लस माइनस पाई है यहाँ पे, सॉरी, हमें प्रूव करना है। तो इसमें एक बार हम जेड पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो केस फर्स्ट, जब जो एम्पलीट्यूड जेड है वो पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा हो, तो उसके लिए हमें मानना कि एम्पलीट्यूड जेड है वो थीटा के इक्वल है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब मुझे नेगेटिव जेड भी चाहिए होगा, जो कि चौथे चतुर्थांश में आएगा, चौथे पार्ट में, यानी यहाँ पे, और माइनस का x माइनस का आइटा वाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड माइनस का जेड कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये चौथे चतुर्थांश में आएगा, और इस यहाँ पे पाई माइनस थीटा, ये इस प्रकार जो है चौथे चतुर्थांश में हमें इसका यूज़ करना होता है। इसे ही मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, यानी माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का पाई प्लस में थीटा आप गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू जो है वो एम्पलीट्यूड जेड है, तो एम्पलीट्यूड माइनस का जेड इज इक्वल टू माइनस का पाई प्लस में एम्पलीट्यूड जेड। अब जो है मैं इस एम्पलीट्यूड जेड को इधर ले आता हूँ और पाई को इधर ले आता हूँ, तो ये बनेगा एम्पलीट्यूड जेड
माइनस एम्पलीट्यूड माइनस का z इज इक्वल टू पाई। इसके बाद है केस सेकंड, जब एम्पलीट्यूड जो है छोटा हो जीरो से, क्योंकि हमें पाई की जो दोनों वैल्यूज प्रूव करनी होगी प्लस और माइनस में ये जो है एम्पलीट्यूड z छोटा होगा। अगर वो छोटा होगा और अगर मैं मान लेता हूँ कि एम्पलीट्यूड z है वो थीटा के इक्वल है, मान लिया मैंने, और मैंने जीरो से छोटा माना है, तो जीरो से छोटी नेगेटिव वैल्यू होती है तो थीटा जो है नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब अगर मैं एम्पलीट्यूड माइनस z का यूज़ यहाँ पे करूँ तो हमें पता है कि माइनस का पाई माइनस का थीटा होगा, लेकिन आप यहाँ पे देख रही हैं कि यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो अतः जब मैं माइनस का यहाँ पे z रखूँगा तो माइनस से माइनस प्लस और पाई माइनस थीटा जो है रह जाएगा। मतलब असल में था तो ये, ठीक है, हमें ये वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन बाहर पहले से माइनस मौजूद था तो दोनों से ये प्लस बन गया और लास्ट में ये वाली वैल्यू बच गई। अब इसी को ही हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, इसमें थीटा की वैल्यू पुट करते हैं और जो हमारा सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा, एम्पलीट्यूड z। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बनेगा, सॉरी, इसको इस साइड ले आएंगे और ये एम्पलीट्यूड, एक काम करते हैं माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे क्योंकि हमें जो है इसको नेगेटिव बनाना होगा, तो हम इस साइड इसको ले जाएंगे और इसको इस साइड करके और फिर से कर देते हैं। यहाँ पे माइनस, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो माइनस थी। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे माइनस थीटा की वैल्यू एम्पलीट्यूड z है, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो ये माइनस का एम्पलीट्यूड z बनेगा। आप इसी से देखिए, माइनस में इस साइड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर ये पॉजिटिव होगा, ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो ये पॉजिटिव होगा। अब मैं इसको इस साइड ही रखूँगा, इसको इस साइड ले आता हूँ और पाई को इस साइड ले आता हूँ। ये एम्पलीट्यूड z पड़ा है यहाँ पे, इसको इस साइड यानी ये नेगेटिव हो जाएगा और ये जो है वो इस साइड आ गई पाई, तो ये माइनस की हो गई है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव पाई आ गई है। अब इन दोनों से हमने प्रूव कर दिया कि एम्पलीट्यूड z इस और एम्पलीट्यूड माइनस का z, ये दोनों इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। हमने एक चीज़ इसमें प्रूव कर दी है, ए पार्ट इसका प्रूव हो गया है। अब हम इसका बी पार्ट प्रूव करेंगे जिसमें कि हमें 2n पाई इक्वल में प्रूव करना होगा। तो एम्पलीट्यूड z प्लस में एम्पलीट्यूड z बार इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ पे n जो है वो पूर्णांक है, z से आ रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। इसमें जो z का रोल है तो हमें z और z बार दोनों आ रहे हैं, तो मैंने माना कि z के बराबर में x प्लस में आइटा y है और z बार भी मान लेते हैं जो कि होगा x माइनस आइटा y। ये किस प्रकार होगा x माइनस आइटा y, ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है। ठीक है, और x और y है वो r से है। अब इन दोनों का ऐड, मैंने आपको जो पीछे h तक जो पॉइंट्स थे वहाँ पे एक पॉइंट ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस और एम्पलीट्यूड ऑफ z बार ये इक्वल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ z बार। यहाँ ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। अब z बार है तो हमें पता है कि z बार इज इक्वल टू मोड z की स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अब मोड z की स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर होता है मोड z के इक्वल में। अब मैंने इसकी स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब वो रूट हटेगा, तो यानी एम्पलीट्यूड ऑफ x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर। मैंने x की स्क्वायर और y की स्क्वायर को नया नाम दे दिया a। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ a मैंने इसको नया नाम a दे दिया है। जहाँ a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, इनकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है जहाँ a एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, अब मैंने माना कि a प्लस में आइटा ज़ीरो, क्योंकि ये वास्तविक है तो काल्पनिक वैल्यू जो है वो मैंने ज़ीरो मानी है और ये a है, और ये जो है x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर, एक तरीके से ये r की वैल्यू है तो ये r के इक्वल होगी, तो r कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। दाएं बाएं रूप में यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं है, वो बता दूंगा।
और यहाँ पे जो है वो ए है वो आर कोस थीटा के इक्वल में होगी, क्योंकि आइटा की वैल्यू है वो साइन थीटा है। तो 0 है वो इक्वल होगी आर साइन थीटा के, पॉजिटिव पॉजिटिव के इक्वल, और सॉरी रियल रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल रख दी मैंने। अब ये भी एक तरीके से एक दूरी है, क्योंकि रूट में एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर मोड जेड इज इक्वल टू आर होता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको वापस से आर में बदल दिया ए को, और ये आर कोस थीटा यहाँ पे पड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे साइन आर को मैंने इसके बराबर में बटा में भेज दिया, और यहाँ पे 0 रह गया, और इधर साइन थीटा पड़ा है। इस आर से ये आर कैंसिल, दोनों साइड एक बच गया, मतलब इस साइड एक रह गया, तो कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, और साइन थीटा जो है हमारे पास 0 आ गया है। और चूंकि आर बराबर में ए है, और ए के बराबर में क्या था ये हम बता देते हैं, आर बराबर में ए और ए बराबर में रूट एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर, और साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। 0 जो वैल्यू होती है साइन की, वो साइन पाई की भी होती है, 2 पाई की भी होती है, तो यहाँ पे मैं एन पाई लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ पे जो कोस थीटा की वैल्यू 1 है वो कोस 2 एन पाई की वैल्यू होगी। 2 पाई जो है वो 1 होता है, पाई जो है वो -1 होता है। तो जो 2 के साथ जितनी भी वैल्यू आएगी, जैसे 4 पाई आ गया, 6 पाई आ गया, वो कोस 6 पाई 8 पाई उनकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो एक तरीके से ये 2 एन पाई में जो है वैल्यू आएगी वो 1 आएगी कोस के अंदर। तो यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा 2 एन पाई हो जाएगा, ठीक है। और एन जो है जेड से है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी होगी, कोस 2 पाई भी लिख सकते हैं और एन पाई भी, क्योंकि एन हम 1 से एन तक ले सकते हैं, और अगर हम जेड से भी लें एन को तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कोस है उसमें नेगेटिव साइन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से कोस से हम कोस कैंसिल करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसका बी पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 2। यदि बिंदु पी क्यू तथा आर क्रमशः सम्मिश्र संख्याओं ये Z1 Z2 इनका योग को निरूपित करते हैं, तो प्रदर्शित कीजिए कि OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए अगर हम इनका जो सेंटर पॉइंट है, मतलब जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, अगर इनको एक समान बता दें, जो बिंदु है वो मध्य बिंदु वो समान हो जाए, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस में आइटा y1, ये मैंने माना है। Z1 Z2 हमें दिया हुआ है, और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस में आइटा y2, और Z1 प्लस में Z2 हम कर लेते हैं इनका योग, क्योंकि ये भी हमें दे रखा है। तो ये x1 प्लस में x2 और प्लस में आइटा y1 प्लस में y2, ठीक है। अब ओ पी क्यू आर के जो निर्देशांक है, निर्देशांक जो है वो इस प्रकार होंगे 0 0 x1 y1 x2 y2, और आगे वाले में इनका एडिशन, यानी x1 प्लस में x2 और y1 प्लस में y2। क्योंकि हमें 3 ही दे रखे हैं, Z1 Z2 Z1 प्लस में Z2, इसलिए मैंने पहले वाले को 0 मान लिया है। अब जो O से R पे जो लाइन जाएगी, O से R पे उसका मध्य बिंदु निकालते हैं। अब O R का मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट, तो उसमें क्या होता है कि दोनों साइड को ऐड करके बटा में 2 का भाग देते हैं। तो O पे जो निर्देशांक है वो x के लिए 0 है, और R पे जो निर्देशांक है वो x1 प्लस में x2 है, इन दोनों का योग बटा में 2। इसी प्रकार y के लिए मैंने दोनों निर्देशांक लिख दिए हैं बटा में 2। तो हमारे पास जो निर्देशांक आए वो आए x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2।
ठीक है, ये तो होगी ओ आर की बात। इसी प्रकार अगर मैं पी क्यू का मध्य बिंदु निकालूं तो P और Q का मध्य बिंदु x1 और y1 इनसे बनेगा और इनका एडिशन होगा और बटा में 2 का भाग देगा। मतलब ये जो हमने ये चीज़ बनाई है ये सेम बनेगी। अतः O और R ओ आर और PQ इन दोनों का मध्य बिंदु सेम है। अतः जो OPRQ है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम इसके आगे वाले उदाहरणों को हल करेंगे और चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके प्रश्नावली के कुछ सवाल हैं वो भी हम करेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को जो है शेयर करते रहिए और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहे वो CBSE हो, चाहे वो RBSE हो, चाहे UGC हो, उनकी सभी की जो अपडेट्स हैं मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो इसी प्रकार अपना सपोर्ट देते रहिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नहीं आए तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।